Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. I am Subhash Kumar, your educator of material science and engineering. In the last video, we have studied about what is crystal structure, what is the difference between crystal structure and crystal system, what are the different types of crystal system, some examples of crystal system. You have studied about a simple cubic, body centered cubic, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो आपको लास्ट के क्लास में मैंने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, काफ़ी डिटेल में मैंने उसको समझाया है। सबका आपको एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन, पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन मैंने आपको करवाया है। अगर आप वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 1.2 जो आपका बॉन्ड्स इन सॉलिड है वो स्टार्ट करेंगे। अब आप जानते हो, बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, वैसा ही आज हम लोगों को अपने मटेरियल साइंस में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि बॉन्डिंग क्यों बनता है, एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है, उस सारे टाइप के कंपाउंड का अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों होता है। अब जैसे आप जानते होंगे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको आप एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो ये सब का क्या वजह है, कुछ कंपाउंड इतने हार्ड क्यों होते हैं, कुछ का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ वैसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है, आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप जानते हो कि कोई भी एटम है तो उसका कुछ एटॉमिक नंबर होता है, जैसे सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। तो आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के भी बारे में आपने पढ़ा है, जहाँ पे आपको टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया होगा। इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, सबका एटॉमिक नंबर है, कुछ एटॉमिक मास है, सबका सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। उसमें कुछ आपके मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम मेटल हैं। कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं, जैसे आपका कार्बन है, सिलिकॉन, कार्बन के बाद आपका क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ मेटलॉइड्स हैं, आपका मेटलॉइड्स में आप जानते होंगे जैसे आपका एस्टेटाइन है, फिर बोरॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, फिर इस तरह के मेटलॉइड्स हो गए। साथ में कुछ इनर्ट गैस है, जैसे आपने नेम सुना होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब के बारे में आपने अपने बेसिक क्लास 9th-10th में भी पढ़ा है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग से फैमिलियर हो, तो आज हम लोग उसी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बॉन्डिंग क्यों होता है। जैसे सब लोग अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, सब लोग, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग, हम लोग भी क्या चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेबल होना। इसी तरह एटम है, जब आप एटम के बारे में पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये हुआ सोडियम में आपके 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल्स में होते हैं,
एटम में ए, एल, एम, एन ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप ऑर्बिट भी बोलते हो। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एटम आपका ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज एटम पे नेट चार्ज जीरो होता है। जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिफरेंट सेल्स में अरेंज करना भी सीखा होगा कि एल, एम, एन सेल्स में किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस सेल के अंदर सब सेल होते हैं, तो आपने एस, पी, डी, एफ सब सेल का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के भी बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को सेल और सबसेल में अरेंज करते हैं। सेल और सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड है उसको शो करते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी पढ़ा होगा। उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट सेल आपका आएगा वो है थर्ड सेल। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सोडियम का होता है 3s1। आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। सबसे बाहर वाला सेल यहाँ पे थर्ड सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम का जो प्रॉपर्टी है, आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि सोडियम किस बिहेवियर को शो करेगा। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिसे आप कटायन बोलते हो। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। जैसे क्लोरीन को पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे आपके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो क्लोरीन के पास टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। जब कार्बन के बारे में आपको बताएंगे तो वहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कार्बन क्या करेगा फिर? कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे शेयरिंग होता है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर एटम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सब कोई अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, ठीक उसी तरह एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे स्टेबल होने का क्या मतलब है इन द सेंस ऑफ एटम? तो वो अपने नज़दीक वाले इनर्ट गैस के जैसा कन्फिगुरेशन अचीव करना चाहते हैं। अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस और नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अचीव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात है कि नोबल गैस और इनर्ट गैस क्या है। तो जैसे आप पीरियोडिक टेबल में जो आपका ग्रुप 18 में एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, तो यहाँ पे जो सबसे इसका आउटर मोस्ट सेल होता है, हीलियम के केस में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डुप्लेट रूल को वहाँ फॉलो करता है हीलियम, और हीलियम स्टेबल हो जाता है। नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन का बात करोगे तो सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख करके आप देख सकते हो, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो एटम स्टेबल हो जाता है, इनर्टनेस को शो करता है, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एटम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। अब इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने से तो बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड्स फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स क्या होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सब बॉन्ड्स में कौन कौन सा एग्जाम्पल है, उस बॉन्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस बॉन्ड वाले कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज है, आपको सब यहाँ पे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एज वी नो डैट atoms of every material have a tendency
टू बिकम मोर स्टेबल। अभी मैंने बताया कि जो भी आपके एटम्स है ना, वो किसी भी मटेरियल का एटम वो स्टेबल होना चाहता है। अब वहाँ पे बात है कि स्टेबल कैसे होगा, और एटम के केस में स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इन केस ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी मीन्स टू अचीव देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एज नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। एटम के केस में स्टेबल होने का मीनिंग ये है कि उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जैसा होना चाहिए। अब जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें 7 पीरियड है, और हर पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है, जो ग्रुप 18 का एलिमेंट है, वो नोबल गैस है। नोबल गैस में आपके हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन है। सब अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अचीव करना चाहता है। टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एटम फॉर्म्स बॉन्ड विथ अनदर एटम। अब सबको ये स्टेबल होना चाहता है, उसी तरह आपके जो भी एटम्स हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड कैसे बनता है वो सब हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एटम्स कैन अचीव स्टेबल कन्फिगुरेशन इन द फॉलोइंग 3 वेज। एटम 3 तरीके से, 3 ऐसे मेथड हैं जिससे वो स्टेबल कन्फिगुरेशन को अचीव करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड को देखेंगे। तो आपका फर्स्ट मेथड है बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। जनरली जब एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उससे मोनोवैलेंट कटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका सोडियम इसका एग्जाम्पल है, सोडियम, पोटेशियम। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो डाईवैलेंट कटायन का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम। 3 एटम को लूज करते हैं, ट्राईवैलेंट कटायन का फॉर्मेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है। तो फर्स्ट पॉइंट था बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। अब यहाँ पे है कि वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, वह इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, उसको लेने के लिए कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है वहाँ। सेकेंड पॉइंट है आपका बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। अब एटम के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे नाइट्रोजन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होता है। तो वहाँ पे अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटम ये चाहता है कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए और अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो जाएंगे। हम अपने बगल वाले, अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अचीव करेंगे। जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, वैसा कन्फिगुरेशन मेरा आ जाएगा और हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो क्लोरीन के केस में आपका 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। क्लोरीन क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करता है। जब निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है उसको आप एनायन बोलते हो। ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो वहाँ पे O2 माइनस ऑक्साइड आयन बनते हैं। तो सेकेंड आपका क्या था, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम। थर्ड पॉइंट है आपका बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कार्बन के केस में, सिलिकॉन के केस, शेयरिंग होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का अदर एटम के साथ। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि एटम 3 टाइप से इनर्ट गैस जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अचीव करते हैं। सब में क्या क्या होता है हम लोग अभी सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आइए हम सबसे पहले आपको बॉन्ड्स को क्लासिफाई करते हैं कि आखिर आपका बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो मेजर क्लासिफिकेशन आपका बॉन्ड का 2 टाइप का है। एक है आपका प्राइमरी बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। और दूसरा टाइप है आपका सेकेंडरी बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। बॉन्ड को आप 2 टाइप में क्लासिफाई करते हो, वन इज प्राइमरी बॉन्ड्स और केमिकल बॉन्ड्स, अनदर वन इज सेकेंडरी बॉन्ड्स और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी बॉन्ड किसे बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स किसे बोलते हैं।
प्राइमरी बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड क्यों बोला जाता है, सेकेंडरी बॉन्ड को आप मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स क्यों बोलते हो। उसके बाद हम लोग प्राइमरी बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर प्राइमरी बॉन्ड में कौन कौन सा बॉन्ड आता है। इसमें आपका फर्स्ट बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड इज मेटालिक बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में आप 3 टाइप्स के बॉन्ड के बारे में जानोगे। आपका जो फर्स्ट बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, सेकेंड बॉन्ड कोवैलेंट है और थर्ड टाइप है मेटालिक बॉन्ड। तो आप एक एक करके सबके बारे में जानोगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड से बनने वाले आयनिक कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर आप कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में जानोगे, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोवैलेंट कंपाउंड का क्या एग्जाम्पल है, उसको मैं बताऊंगा। फिर आप मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। के बाद जब मेरा प्राइमरी बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी बॉन्ड का, जिसे आप मॉलिक्यूलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। मॉलिक्यूलर बॉन्ड में मैं आपको डिस्पर्सन बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, डाइपोल बॉन्ड के बारे में बताऊंगा और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी बताऊंगा। ये 3 टाइप का जो बॉन्ड है, डिस्पर्सन बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, these 3 bonds are secondary bond और molecular bond। तो ये आपका बॉन्ड का पूरा क्लासिफिकेशन था, जो ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि आपको इतने सारे टाइप के बॉन्ड के बारे में जानना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे प्राइमरी बॉन्ड से और केमिकल बॉन्ड से। प्राइमरी बॉन्ड से और केमिकल बॉन्ड से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी बॉन्ड को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये प्राइमरी बॉन्ड होता क्या है, प्राइमरी बॉन्ड बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि प्राइमरी बॉन्ड इज एन इंटर एटॉमिक बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड इज एन इंटर एटॉमिक बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखोगे, आपको बॉन्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अ प्राइमरी बॉन्ड इज एन इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड इज अ इंटर एटॉमिक बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड्स द एटम टुगेदर। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से एटम्स एक साथ बंधे होते हैं, एक साथ कंबाइंड होते हैं, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि जो प्राइमरी बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड होते हैं स्ट्रांग होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी बॉन्ड और मोलिकुलर बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग एंड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी बॉन्ड और मोलिकुलर बॉन्ड। तो आपको प्राइमरी बॉन्ड में क्या होता है बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्राइमरी बॉन्ड के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको अभी बताया है प्राइमरी बॉन्ड टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका आयोनिक बॉन्ड है, दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, फिर मेटालिक बॉन्ड है। सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड को जानेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड को जानेंगे, फिर मेटालिक बॉन्ड को जानेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइमरी बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग मेटालिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे और उसके बाद सारे तरह के कंपाउंड को क्लासिफाई करने के बाद, सबके कैरेक्टरिस्टिक को बताने के बाद लास्ट में हम तीनों बॉन्ड को कंपेयर करेंगे। तीनों बॉन्ड का कंपैरिजन देखेंगे कि आखिर आयनिक बॉन्ड में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है और मेटालिक बॉन्ड में क्या है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक टाइप्स ऑफ प्राइमरी बॉन्ड्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।